भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मन मोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, आनंद देने वाला और हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमें अच्छा सामाजिक जीवन की प्रेरणा देने वाला, समाज के अंदर जो जो कुरीतियों बुराइयों की तरफ उनकी अवेयरनेस लाने वाला, ताकि समाज एक स्वस्थ समाज बने, एक देश अच्छा बने, एक राष्ट्र अच्छा बने, विश्व अच्छा बने, इसकी जानकारी देने वाला, उसके उपाय बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में आध्यात्मिक विषय, सामाजिक विषय, व्यक्तिगत विषय, अंतर्राष्ट्रीय विषय, राष्ट्रीय विषय, यानी सांगो पांग हर दृष्टिकोण के विषय इसमें लिए जाते हैं। डिफरेंट विषय लिए जाते हैं ताकि हर वर्ग के लोगों को संस्कार मिले, हर वर्ग के लोगों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षा मिले और उनका जीवन धन्य बने। इसी क्रम में आज हम एक सामाजिक विषय, परिप्रेक्ष्य का विषय लेकर के आपके सामने, जो कई मुद्दे लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, वो मुद्दों का जो है हम कारण जानेंगे और निवारण जानेंगे और उसमें आपकी ओपिनियन लेंगे। तो आज हमारा जो विषय है वो सामाजिक मुद्दे और सामाजिक जागरूकता। भाई और बहनों, ये प्योरली सामाजिक विषय है क्योंकि हम समाज में जीते हैं। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है, पशुओं का भी समाज होता है, उसको समज कहा जाता है, वो झुंड होता है। लेकिन वो लोग विकसित नहीं होते, उनके दिमाग इतना विकसित नहीं होता है, उनके पास में विकसित बुद्धि, मन, इंद्रियां और विकसित प्रज्ञा और विकसित आत्मा नहीं होती, इसलिए कुछ कर नहीं पाते। लेकिन मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसके पास में सब चीज़ विकसित है। वह चाहे अपने समय का सही नियोजन करे और उसमें कुछ करने की ललक हो, कुछ बनने की ललक हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, समाज में एक परिवर्तन ला सकता है, अवेयरनेस ला सकता है। और हमारे महापुरुषों ने समाज में बहुत अवेयरनेस लाई। उन महापुरुषों की वजह से आज हमारा समाज बहुत अच्छा है, नहीं तो ये जंगली राज बन जाता, ये समाज नहीं होकर के और एक जो है वो नहीं होकर लुटेरों की जमात बन जाता, कुवैष्णियों की जमात बन जाता और अपराधियों की जमात बन जाता। उन महापुरुषों की वजह, समाज सुधारकों की वजह से हमारे समाज के अंदर अच्छे अच्छे मूल्य हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कुछ सामाजिक मुद्दों की तरफ, सामाजिक कुरीतियों की तरफ आपका ध्यान बटाना चाहूँगा। हालांकि ग्लोबलाइजेशन बहुत हो गया है और सिविलाइजेशन बहुत बड़ी है, लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आई है, शिक्षा बढ़ी है, लोगों का IQ बढ़ा है, लोगों का नॉलेज बढ़ा है, लेकिन आज भी खास तौर से हमारे गाँवों के अंदर आज भी जो है वो कुप्रथाएं चल रही है। आज भी वो कहना चाहिए जो बुरे संस्कार है वो आज भी चल रहे हैं। वो मुद्दे मैं उठाऊंगा, मुख्य मुद्दे उठाऊंगा और उसके बारे के अंदर हम अवेयरनेस पैदा करेंगे कि उन मुद्दों में हमारा क्या दायित्व है, उन मुद्दों को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम मुद्दा लेते हैं, वो लेते हैं विधवा विवाह। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए कि मानव प्रकृति है, नियति का योग होता है। किसकी पत्नी ज़्यादा पहले चली जाती है, युवा अवस्था में चली जाती है, किसका पति चला जाता है। अब देखिए 25 साल की उम्र है, उसको 80 साल 90 साल जीना है, तो वो बिना परिवार के और बिना हस्बैंड वाइफ के किस तरीके से जीवन जिएगी। शरीर की भी आवश्यकता होती है, शरीर के अंदर मांस, मद्दा, वीर्य, कई चीज़ें बनती है, तो वो भी उसकी अपनी एक आवश्यकता होती है। तो किस तरीके से वो जीवन यापन करेगी। अगर हम इसके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे तो होगा क्या, हमारे समाज में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, हमारे समाज के अंदर जो है अनैतिकता बढ़ेगी, उसके लिए समाज जिम्मेवार होगा। तो आज हमें ये विधवा विवाह जो है उसके ऊपर आज हमें प्रमोट करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो मेरा विषय है गाँवों की तरफ चिन्हित है, शहरों में तो अवेयरनेस है और शहरों में इतना पता भी नहीं पड़ता, और शहरों में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। शिक्षा की वजह से व्यक्ति व्यस्त भी है और एक दूसरे का देखता है और सॉल्यूशन भी करता है, लेकिन गाँवों में आज भी वो स्थिति है और वो उस स्थिति को मैं सुधार करना चाहिए और समाज को विधवा विवाह अलाउड करना चाहिए। पहले ज़माने के अंदर तो बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाता। अगर मान लो शादी के 5 दिन भी हुए हो तो जीवन भर विधवा रहेगी और वो अपना जीवन धार्मिक करे या किसी तरीके से यापन करते थे। लेकिन आज अवेयरनेस आई है तो उसके अंदर काफ़ी जगह जो है उसके लिए समाधान भी किया गया, लेकिन गाँवों में आज भी वैसी प्रथा है। तो हमें उसके लिए हमारा जो मेन जो विषय है सामाजिक मुद्दे यानी कुरीतियों की तरफ है, और उसके साथ साथ में हमारा दायित्व क्या होना चाहिए। देखिए
जहाँ कहीं हमें समाज में इर्द गिर्द ऐसे मामले आते हैं तो थोड़ा उसको डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए, उसको एक निष्पक्ष चिंतक के रूप में हैंडल करना चाहिए। हमें थोड़ा सा समय डिवोट करना चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स और परिवार पीयर वालों की अगर अनुकूलता हो और वो आपको थोड़ा इसके बारे में अच्छा सजेशन देना चाहें तो आप उस बाला से, उस बहन से बातचीत कर सकते हैं, आखिर वो क्या करना चाहती है, और उसके लिए आप एक मध्यस्थ बन सकते हैं पीयर की तरफ से, ससुराल की तरफ से, और कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं। और ऐसे विधवा और विदुर बहुत है। ऐसा नहीं है कि सारे जो है औरतें ही विधवा हो रही है, विदुर भी बहुत बैठे हैं और उनकी भी वही समस्या है। ये तो देखिए एक बायोलॉजिकल जेंडर है, जेंडर डिफरेंस है नर और मादा का, लेकिन उनकी भावनाओं में कोई अंतर नहीं है, उनकी कार्य प्रणाली के अंदर कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह से, उनकी सोच में कोई अंतर नहीं है। नर और मादा का जो है तो ईश्वर ने बनाया है, ये तो बायोलॉजिकल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अंदर बात अलग है, लेकिन बात वही होती है। तो ऐसे जहाँ पे विधवाएं मिलती तो विदुर भी बहुत मिलते हैं। तो हमें थोड़ा सर्च करना चाहिए और ऐसे कुछ युवा मिलकर के, ऐसी कुछ संस्था मिलकर के इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, और वह भी चिंतन बड़ा निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, और उसके बारे में थोड़ा समय लिए। बहुत बड़ी सेवा है, उसके बारे के अंदर अगर थोड़ा समय लगा जाता है तो हम एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और ऐसे बहुत से बैठे हैं, थोड़ी सी मध्यस्थता की आवश्यकता होती है तो वो दोनों तैयार होते हैं। वहाँ कोई दहेज की बात नहीं है। कोई सवाल ये होता है, किसी के कोई एक आध बच्चा होता है, कोई माता पहले चली जाती है, कोई पिता पहले चला जाता है, तो उनके भरण पोषण की वो किस तरीके से करते हैं, और उसके अंदर वो अपने बच्चों को अपना बच्चा समझ करके अडॉप्ट करते भी हैं, पालन पोषण भी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इसके ऊपर थोड़ा जो एक कहना चाहिए नरम रवैया जो है, इसके बारे में मध्यस्थता का रवैया और चिंतन पूर्ण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें उग्रता। देखिए जो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ ये उग्रता के मुद्दे नहीं है, ये कोई कानून के मुद्दे नहीं है, ये तो संवेदनशीलता के मुद्दे हैं और ये करुणा के मुद्दे हैं। ये बातचीत से करना चाहिए और बातचीत करने से अच्छा हल आता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अच्छा सॉल्यूशन चाहता है, हर एक व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है और अच्छा सॉल्यूशन मिलता है। कई बार व्यक्ति अपनी खुद की तकलीफ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है, लेकिन दूसरे मध्यस्थता करे, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी झगड़ा टंटा हो और तीसरा कोई मध्यस्थता करे, ढंग से समझाने वाला हो, ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ हो जिसके अंदर दोनों का विश्वास हो, तो वो मुद्दा हल किया जा सकता है। और आजकल तो कोर्ट भी यही कर रहा है, जहां पर ये तलाक के मामले होते हैं सरकार भी यही कर रही है, संस्थाएं भी यही करती है। दोनों को बुलाते हैं, अलग अलग बात करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई जब आपकी शादी हो चुकी है तो आप क्यों नहीं प्रेम से रहो, आखिर दूसरा भी डाइवोर्स करके भी आप कहीं न कहीं शादी करोगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपका जीवन फिर से अच्छा होगा। तो ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा दहेज प्रथा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज भी बहुत बड़ा जो है, हालांकि बहुत जागरूकता आई है, समझदारी बढ़ी है, लेकिन आज भी बहुत प्रेशर डाला जा रहा है दहेज के लिए। और ख़ास तौर से के कुछ जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के जो ऐसे जो है वो लड़की से शादी इसलिए करना चाहते हैं कि उनको अधिकतम दहेज मिलेगा, और जब वो बच्ची वो जो ससुराल के अंदर आ जाती है तो उनको दहेज का अर्थ होता है कि प्रेम से दिया जाना। हर माता पिता कुछ ना कोई रिजर्व रखते हैं अपने लिए और समझते हैं कि मेरे संतान 2 या 3 है तो उसको इक्वली जो है अपनी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सेदार समझते हैं, और समय आने पर सब अपनी अपनी तरफ से अच्छा देते हैं। लेकिन लोभी व्यक्ति होते हैं, और खासकर से उसका हस्बैंड होता है, उसके माता पिता से मिल जाते हैं। लोभ की प्रवृत्ति कारण ऐसा होता है, उस बाला को, उस बेचारी बहन को जो है बहुत, बेटी को तकलीफ दी जाती है और उसको प्रताड़ना दी जाती है, यहाँ तक जलने की बहुत बड़ी बड़ी जो है आजकल आ रही है। सरकार ने एक बहुत कानून बनाया, लेकिन सरकार क्या करेगी? सरकार को मालूम पड़े जब करेगी ना, और उसके बीच में कई तरह का अवरोध भी आ जाते हैं, दबाए भी जा सकते हैं। तो सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन सामाजिक संगठनों को और व्यक्तिगत रूप से हमें क्या जागरूकता होनी चाहिए कि ऐसे समय में समझाइश बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके परिवार के अंदर, कभी फ्रेंड सर्किल के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर कहीं ऐसा मुद्दा आता है तो थोड़ा इस सामाजिक कार्य के ऊपर आपने समय लगाना चाहिए और दोनों को सुनना चाहिए, और एक निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप के अंदर जो है अपनी जागरूकता जो लानी चाहिए कि किस तरीके से दोनों के बीच में मेल हो जावे, तो उनको समझाया जाना चाहिए और समझा करके कोई हल निकाला जाए। तो उनके बीच में जो अनबन होती, 2 परिवारों के बीच के अंदर जो खटास है, 2 परिवारों के बीच के अंदर जो दूरियां हैं, उस दूरियों को हम समाप्त कर सकते हैं और अच्छे समधी बन सकते हैं, अच्छे हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। और ये जो धन का लोभ है इसको मिटाया जा सकता है। आखिर हमें समझाना पड़ेगा ऐसे उनको
उनके परिवार के सदस्यों, खासकर उसके हस्बैंड को, कि देखिए आखिर तो कमाने से धन होता है, आपको दहेज से, ससुराल से कितना है, उससे ज़िंदगी नहीं निकलती। कई तरह से, कई एंगल से समझाइश करना, आखिर वो इंसान होता है, समझता भी है और हमारी बात कारगर हो सकती है। तो हम उसमें जागरूकता, ये मुद्दा बहुत जो है बर्निंग इश्यूज़ है, इस मुद्दे को हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ, निष्पक्षता के साथ में, मध्यस्थता के साथ में, बिना राग द्वेष के साथ के अंदर इसको टेकअप किया जाना चाहिए, तो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। अब तीसरी बात है कि जो है हमारा मृत्यु भोज, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज भी गांवों के अंदर वही प्रथा है कि 10-10, 12-12 दिन शोक रखा जाता है और 12 दिन गांव के लोग आते हैं, हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, भोजन खाते हैं, और अगर उम्र में हैं तो वो लड्डू, खीर और पुड़ी, ये सब चीज़ें खाते रहते हैं। और बेचारा वह मजबूरन जो उसकी जो संतान होती है, वो अपनी समाज के अंदर अपनी इमेज रखने के लिए कर्ज ला करके सारा कार्य कर रहा है। ऐसे बहुत से मिले, उस कर्ज के अंदर डूबा हुआ, जीवन भर वो कर्ज नहीं उतार पाता, जीवन भर दुखी होता है। तो ऐसा देखिए, जाने वाला चला गया, उसके प्रति शोक है, और जिसके माता पिता या बच्चे जाते हैं, वो तो दर्द उसका भीतर का होता है। रोने से वो दर्द कोई कम नहीं होता, कहने से कोई दर्द जरूर थोड़ा बहुत कम होता है, अगर कोई अच्छा सपोर्टर हो तो। लेकिन प्रश्न ये है कि उसके पीछे जो है ना, हम इतना जो है वो ये भोज विवाह, भोज प्रथा का जो कार्य कर रहे हैं, मृत्यु भोज करें, और लंबे लंबे समय 12-12, 14-14 दिन पकवान उड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो अमल गल रहे हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान में अमल का बहुत बड़ा अमल बहुत महंगा है और बहुत हाई क्वालिटी का लाना पड़ता है। वो मतलब 5-5 लाख रुपए किलो का भाव है, वो हमारे ड्राई फ्रूट से भी महंगा है। तो वो कितना बोझ पड़ता है। तो भाई और बहन, ऐसा क्यों किया जाए? ऐसी हमें अवेयरनेस पैदा की। सरकार ने तो कानून बना रखा है कि मृत्यु भोजन नहीं किया जाए, फिर भी हो रहा है। समाज, सरकार जो डाल पे है, तो हम लोग पात पे हम उनकी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, समाज के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। हम तो परंपराएं कहते हैं कि हमारे माता पिता करते आ रहे हैं, हम भी करेंगे। उस परंपराओं के जो जाल के अंदर हम जब जो जकड़ जाते हैं, तो हम बहुत बड़े जो है कर्जदार बन जाते हैं, और हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के, ठीक है, 1-2 दिन का शोक होता है, वो रखना चाहिए। अपने माता पिता, घर का सदस्य होता है, समय रहता है, शोक रहता है, और शोक तो दिल के अंदर होता है। फिर भी एक सामाजिक प्रथा है, सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, तो दर्द कम होता है, ये बात पक्की है। लेकिन प्रश्न ये है कि इतना खर्चा करके और मृत्यु भोज करना, ये बिल्कुल आज के खास तौर से ज़माने में, क्योंकि आजकल जो है वो कॉम्पिटिटिव युग है, पैसा कमाना भी इतना सरल नहीं हो गया, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो व्यक्ति को सारा कंसंट्रेशन उसमें करती है। और आज शिक्षा महंगी है, भरण पोषण महंगी है, और आजकल बच्चों को पैरों पर खड़ा करना इतना सरल नहीं है। तो हम नियोजन उस पर करें, उसका पैसा जो उसका उसमें वेस्ट नहीं करके उसके अंदर करते हैं। इस पर हमें जागरूकता, व्यक्तिगत रूप से जागरूकता, संस्थागत रूप से जागरूकता, और जो पंचायत के रूप में सरपंच को वगैरह जितने भी वार्ड पंच है, उसमें जागरूकता रखने, समझाइश का काम करना है। समझाइश करने से बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इस मुद्दे को मैंने उठाया। अब मैं आगे जो चलता हूँ, तो अब जो अगला मुद्दा जो है वो है बाल विवाह। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, सरकार ने कड़ा कानून बना रखा है कि 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम लड़के का शादी आप नहीं कर सकते लीगल रूप के अंदर। कोर्ट भी इसको अलाउ नहीं करता है, लेकिन आज भी गाँवों में चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों की पहले ही सगाई बोल दी जाती है, और उनको जो है वो नींद की अवस्था में ही उनके जो फेरे करा करके और उनको पढ़ना दिया जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं और उनका अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग शिक्षा होती है, अलग अलग लाइन होती है, कोई लड़की नहीं पढ़ पाती, कोई लड़का बहुत अच्छा पढ़ करके IAS, IPS, RAS और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, लड़की वैसी ही रहती गांव के अंदर। तब उनके बीच के अंदर टकराव होता है, और उनके अंदर जो है वो ये जो तलाक की स्थिति आती है, क्योंकि उनका लेवल बराबर नहीं होता, समझ नहीं होती, बचपन में कर दिया। ऐसे बहुत से मान में मिल रहे हैं, और ऐसे कार्य हो रहे हैं। अच्छे अच्छे शिक्षित लोग, अच्छे अच्छे नेता लोग ये कार्य अपने घरों में कर रहे हैं। तो हमें जागरूकता होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की समझाइश करनी चाहिए, जहाँ कहीं भी हो, व्यक्तिगत रूप से दोनों पक्षों को हमें बताना चाहिए, भाई ऐसा कार्य क्यों करो। अगर मान लो उनके नियति में योग है, तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने आप हो जाएंगे, और बड़े होने पर आपको करना ही है, करते ही हैं, और होना चाहिए। लेकिन दोनों की समझ तो आनी चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग। आखिर पूरा जीवन उनको निकालना होता है, उनको 60 साल, 70 साल, 80 साल उनको एक साथ रहना पड़ता है। तो वो ये निर्णय, वो हम कौन होते हैं उनका निर्णय करने वाले?
हम तो उनके मार्गदर्शक हैं, हम तो उनके शुभ चिंतक हैं, हम तो उनको सर्च करने वाले हैं, तलाशने वाले हैं। जीवन तो उनको बनाना होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, अगर हम जागरूकता रखें, संस्थाएं जागरूकता रखें, व्यक्ति जागरूकता रखें, समूह जागरूकता रखें, युवक मंडल ऐसे जागरूकता रखें, और हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनके पास तो बहुत अनुभव है, ये कार्य किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी अभी भी चल रही है। और अब मैं कुछ एक और बात आपके साथ में रखना चाह रहा हूँ, सामाजिक मुद्दा ये रखना चाह रहा हूँ कि बाल मजदूरी, आज गाँवों के अंदर बाल मजदूरी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभाव की स्थिति होती है, अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपना भाग्य होता है। तो कई बार बच्चे जो है उनके माता पिता जल्दी चले जाते हैं, उनको पालन पोषण करने वाला नहीं होता, उनको शिक्षा का समय होता है, लेकिन उनको मजबूर हो जाता है भरण पोषण के लिए, कोई पेट पापी होता है, पेट के लिए वो चल पड़ता है मजदूरी करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी ऐसे ऐसे चिन्हित किए जाने चाहिए। और हमें देखिए जो चिंतक व्यक्ति, और ख़ास तौर से मैं इसके बारे में अपील इन मुद्दों के बारे में अपील करना चाहूँगा कि जो लोग 60+ के लोग हैं, जिसने दुनिया देख ली है, जिनको अनुभव का खजाना है, उन लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए। और उनका वानप्रस्थ जीवन भी यही करता है कि समाज के अंदर हमारे क्या क्या मुद्दे हैं, बर्निंग इश्यूज़ क्या क्या है, हमारी क्या क्या कुरीति है, उसमें मैं कैसे सहयोगी हो सकता हूँ, तो उसके सहयोग के लिए, और वो भी सहयोग भी निष्पक्ष रूप से। देखिए सारी बात मैंने प्रारंभ की है, मैं बीच में आया हूँ और आगे भी यही बात करूँगा। इसके अंदर अपना हठीलापन नहीं होना चाहिए, अपना आग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग्रह होने से हम एक पार्टी बन जाते हैं, राग द्वेष हो जाता है, और हम मुद्दे के सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, और हम एक झगड़े का रूप हो जाता है, दोनों पक्षों के बीच में और बिगाड़ करते हैं। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो बाल मजदूरी के रूप में हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, और इसके बारे में कुछ न कुछ जागरूकता ला करके अच्छा हल निकालना चाहिए। अगला मुद्दा में वृद्धाश्रम। देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो इस संसार के भगवान होते हैं। आप कोई तीर्थ यात्रा करो या ना करो, लेकिन माता पिता की सेवा करते हो तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। आपको मक्का मदीना जो है वो शिवलिंग और मंदिरों के अंदर, और ये जो वैष्णो देवी की यात्रा, वो सारी जो है माँ के चरणों में है, पिता के आंचल के अंदर वो सारी। उनको अब सुखी रखोगे तो उनका आशीर्वाद बड़ा फलीभूत होगा, क्यों ना होगा। आखिर आपको जीवन देने वाले कौन है, आखिर आपको दुनिया बताने वाले कौन है? माता पिता है। आपका भरण पोषण कौन करता है? माता कितना तकलीफ देती, 9 महीने आपको पेट के अंदर रखती है, और उसके बाद के अंदर आपको किस तरीके से माता पिता अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना खाने का, पीने का, पहनने का, जो उनका अच्छा समय, सब का सेक्रीफाइस करके, और वो सारी दौलत अपने बच्चों के सुख सुविधा के लिए लुटाते हैं। तो ऐसे हम माता पिता की सेवा क्यों न करें? और हिंदुस्तान के अंदर तो एक जो है उसको शेल्टर बोला जाता है, एक जो अम्ब्रेला कहा जाता है माता पिता को। और बड़े दुख के साथ मैं कहना पड़ रहा हूँ, समाज के अंदर हर शहर के अंदर बड़े बड़े वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, और न्यूक्लियर फैमिली के देखिए लोग माता पिता का वो पालन पोषण नहीं कर सकते, उनको जाकर के वृद्धाश्रम में भर्ती कर देते। और ऐसे ऐसे बहुत से मुद्दे देखे गए हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है कुंभ के मेले के, नबी कुंभ का मेला थोड़े दिन पहले गया है, वहाँ भीड़ भड़क के में आपको कुंभ के मेले के अंदर स्नान कराने के लिए ले जाते हैं, आपको तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं, और वहीं छोड़ करके बेचारे वृद्ध माता पिता को उनके भरोसे, राम भरोसे छोड़ करके आ जाते हैं। कितनी दयनीय स्थिति। आज ये घरों में बहुत स्थिति है, और ये स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही। मैं आपको अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जोधपुर में एक जलजोग चौगा वृद्धाश्रम है, और वहाँ पर एक जैन स्त्री है जिसने कि सिंधी से जो है अपनी मैरिज करी, और बहुत अच्छी तरीके से जीवन, उनका इंटरकास्ट में जीवन चल रहा है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हम सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, धर्म, दर्शन, सभी तरह के विषय लेते हैं, एक सांगोपांग विषय लेते हैं, और सब तरीके की चर्चा करते हैं। इसीलिए सारा हमारा चिंतन है हॉलिस्टिक बनता है। कार्यक्रम देखते रहिए, आपको पुनरुत्थान कार्यक्रम में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मिलेगी, सामाजिक सुधार की बातें मिलेगी, जीवन का कल्याण करने की बातें मिलेगी, आध्यात्मिक बातें मिलेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, और खूब आप समाज की सेवा करें, और अपने जीवन को आध्यात्मिक डाल करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल।